हेलो एवरीवन, दिस इज़ सपना फ्रॉम RPIIT मेडिकल एंड टेक्निकल कैंपस। आज के इस वीडियो में हम फैक्टर्स अफेक्टिंग ESR के बारे में डिस्कस करेंगे कि हमारी लैब में कौन से फैक्टर होते हैं जो ESR को अफेक्ट करते हैं और वो किस तरह के फैक्टर होते हैं। तो सबसे पहले हम फिज़िकल फैक्टर्स की जो लैब में होते हैं हमारे, उनके ऊपर हम बात करेंगे। तो हमारा सबसे पहला फैक्टर होता है टेम्परेचर। तो टेम्परेचर क्या कहता है, जो हमारा ESR लगाने के लिए स्टैंडर्ड टेम्परेचर होता है वो 20 से लेकर 25 डिग्री सेल्सियस तक माना जाता है। अगर इसके ऊपर के टेम्परेचर पे हम ESR लगाते हैं तो जो उसका जो रिज़ल्ट होता है उसके गलत आने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। उस कंडीशन में जो हमारा ESR गलत आने के चांसेस रहते हैं। और उसके बाद बात आती है टाइम की। तो टाइम कैसे अफेक्ट करता है, आइए देखते हैं। तो ESR में जो टाइम होता है बेसिकली वो 2 घंटे के अंदर सैंपल कलेक्शन के हमारा ESR लग जाना चाहिए। अगर हमारा ESR उससे लेट लगता है तो उस टाइम पे भी हमारे जो रिज़ल्ट्स होते हैं उनके गलत आने की संभावना होती है। उसके बाद एंटीकोएगुलेंट। तो जो इसमें हम एंटीकोएगुलेंट यूज़ करते हैं वो हम 3.8% ऑफ सोडियम सिट्रेट यूज़ करते हैं। इसके अल्टरनेटिव में हम EDTA भी यूज़ कर सकते हैं। ज़्यादातर हम एंटीकोएगुलेंट EDTA इथाइलिन डाइमिथाइल टेट्रा एसिटिक एसिड ही यूज़ करते हैं अपनी लैब्स में, लेकिन उसके साथ भी हमने ट्राई सोडियम सिट्रेट यूज़ करना ही होता है। उसके बाद नेक्स्ट जो है ESR हमारा ट्यूब की लेंथ पर डिपेंड करता है, यानी कि जितनी ज़्यादा ट्यूब की लेंथ होगी उतना ही ज़्यादा ESR आएगा और उतना ही वो गलत भी आ सकता है उन केसेस में। उसके बाद है पोजीशन ऑफ ट्यूब। तो पोजीशन ऑफ ट्यूब पर भी हमारा ESR डिपेंड करता है, क्योंकि हमारी जो ट्यूब है जिस वक्त हम रीडिंग ले रहे हैं 1 आवर के लिए वो वर्टिकल पोजीशन में होनी चाहिए। अगर ट्यूब के आसपास कोई वाइब्रेशन हो रही है तो उस कंडीशन में हमारा ESR गलत आने के चांसेस रहते हैं। पोजीशन ऑफ ट्यूब, अगर हमने ट्यूब को टेढ़ा रखा है, सीधा नहीं रखा है, तो उस कंडीशन में भी हमारा ESR गलत आने के चांसेस रहते हैं। वाइब्रेशन होने की वजह से भी ESR गलत आने के चांसेस रहते हैं। और लास्ट हमारा जो ESR गलत आता है वो आता है अगर हमारा जो सैंपल है या तो उसमें क्लॉट प्रेजेंट है या फिर हमारा जो सैंपल है वो हीमोलाइज हो चुका है, उसकी RBCs ब्रेक डाउन हो चुकी है। उस कंडीशन में जो हमारा ESR होता है, इरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट होता है, वो कम आता है नॉर्मल वैल्यू से। जितना वो आना चाहिए उससे वो कम आता है। तो ये थे कुछ लैब के फैक्टर्स जो अफेक्ट कर रहे थे हमारे इरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट को। इसके अलावा जो दूसरे फैक्टर्स होते हैं जो इरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन को अफेक्ट करते हैं वो होते हैं हमारे प्लाज्मा प्रोटीन। एक हमारा प्लाज्मा प्रोटीन अफेक्ट करता है और एल्ब्यूमिन अफेक्ट करता है। एल्ब्यूमिन हमारा प्लाज्मा प्रोटीन है। तो ये एल्ब्यूमिन क्या कहता है, अगर प्लाज्मा के अंदर एल्ब्यूमिन का लेवल बढ़ जाता है तो हमारा ESR जो है वो कम आता है। उसके बाद जो ESR को अफेक्ट करते हैं वो हमारे होते हैं फिब्रिनोजन और ग्लोब्युलिन्स। तो फिब्रिनोजन और ग्लोब्युलिन्स कैसे अफेक्ट करते हैं, अगर जो प्लाज्मा होता है या ग्लोब्युलिन लेवल होता है ESR के अंदर वो बढ़ जाता है तो उस कंडीशन में हमारा ESR भी बढ़ जाता है। फिर उसके बाद है रेड सेल काउंट। अगर RBCs का काउंट बढ़ेगा तो ESR भी ज़्यादा ही आता है। ESR उस कंडीशन में अगर RBC का काउंट बढ़ जाता है तो ESR हमारा कम आता है। तो ये था हमारा अगला फैक्टर जो अफेक्ट करता है ESR को। अब हम कुछ फिजियोलॉजिकल और पैथोलॉजिकल फैक्टर्स के बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम फिजियोलॉजिकल फैक्टर्स के बारे में डिस्कस करेंगे। फिजियोलॉजिकल फैक्टर्स मतलब कुछ नॉर्मल कंडीशंस होती हैं जिनमें हमारा ESR या तो बढ़ जाता है या तो घट जाता है। तो सबसे पहले हम वो कंडीशंस डिस्कस करेंगे जिनमें हमारा जो ESR होता है वो बढ़ जाता है। तो हमारा ESR किन किन कंडीशंस में बढ़ता है, एक तो ये ओल्ड एज में बढ़ता है, फीमेल्स में ऑलरेडी ही ज़्यादा आता है, प्रेगनेंसी के केस में फ़ीमेल्स में बढ़ जाता है, या अगर किसी भी फ़ीमेल का मेंस्ट्रुएशन हो रहा है, मेंस्ट्रुअल साइकिल मेंस्ट्रुअल पीरियड चल रहा है, तो उस कंडीशन में भी हमारा जो ESR होता है वो बढ़ा हुआ आता है। वो नॉर्मली ही बढ़ा हुआ आता है, वो एबनॉर्मल नहीं होता है। उसके बाद ESR नॉर्मली घटा हुआ किन किन कंडीशंस में आता है, न्यूबॉर्न बेबीज़ जो होते हैं उनका कम होता है, मेल्स के अंदर भी ये कम होता है, और जो लोग हाई एल्टीट्यूड्स पे हिली एरियाज़ में रहते हैं उनका भी जो इरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट होता है वो कम होता है, जो प्लेन एरिया में रह रहे हैं उन लोगों के मुकाबले। तो ये कुछ फिजियोलॉजिकल फैक्टर्स थे। अब
नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे कुछ पैथोलॉजिकल फैक्टर्स जिनमें जो ईएसआर है वो बढ़ जाता है या घट जाता है। तो पहले हम वो कंडीशन डिस्कस करेंगे जिनमें ईएसआर जो है वो बढ़ जाता है। तो ये इन्फ्लामेशन के केसेस में बढ़ जाता है, किसी भी तरह की इन्फ्लामेशन हो, ज़्यादातर ये टॉन्सिलाइटिस जो टॉन्सिल्स की इन्फ्लामेशन होती है उसमें बढ़ता है, या किसी भी तरह की मैलिग्नेंसी में ये बढ़ जाता है। अगर किसी पेशेंट को ट्यूबरक्लोसिस इन्फेक्शन है तो उस कंडीशन में इरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट बढ़ जाती है। फीवर के टाइम पे या रूमेटिक फ़ीवर के टाइम पे भी हमारा जो ईएसआर है वो बढ़ जाता है। किसी टिश्यू ट्रामा के केस में भी हमारा ईएसआर बढ़ा हुआ आता है। उसके बाद नेफ्रोसिस किडनी की एक डिजीज़ होती है जिसमें हमारा ईएसआर बढ़ जाता है। देन हमारा ईएसआर और किन किन कंडीशन में बढ़ता है, शॉक में बढ़ता है या फिर सर्जरी के बाद बढ़ता है। उसके बाद ईएसआर घटता किन किन कंडीशंस में है, पॉलीसाइथीमिया के केस में, हाइपर विस्कोसिटी के केस में, या फिर सिकल सेल एनीमिया के केस में, माइक्रोसाइटोसिस के केस में, या एबनॉर्मल प्रोटीन्स के केस में। ये कुछ पैथोलॉजिकल कंडीशंस हैं जिनमें जो हमारा ईएसआर है वो घट जाता है। तो इसी के साथ ही हमारे फैक्टर्स ख़त्म हो जाते हैं जो ईएसआर को अफेक्ट करते हैं। थैंक यू।